तो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं हम लोग बच्चे, और केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कल हमने डिस्कस किया था। सो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे काम कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इसमें फर्स्ट कैटेगरी अभी हम देख रहे हैं जिसमें कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, और उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको दिखाया, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक, करेक्ट। अब इसमें फिर आज से कुछ नए थ्योरी वगैरह ऐड होंगे, तो जरा इसको देखेंगे और समझेंगे। अब एक कंपाउंड लो पहले, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस किस ग्रुप में है? ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। Halogen require 1 electron to complete its octet. That is very simple. तो सभी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अगर आपसे पूछें कि फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं। सो 1 2 3 सेंट्रल एटम पे 4 5, सो इलेक्ट्रॉन पेयर 5। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है। ये पॉइंट नहीं है अभी हम कुछ और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं, पहले वो जरा देखेंगे। यहाँ से अब कुछ न्यू टाइप के सिचुएशन स्टार्ट हो रहे हैं। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन इसमें रहता है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस belongs to सेम ग्रुप, दोनों एक ही ग्रुप में है। फॉस्फोरस फॉर्म both PCl3 and PCl5, but nitrogen forms only NCl3, not NCl5। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, तब फिर हम आगे PCl5 के स्ट्रक्चर वगैरह पे चलेंगे। सिचुएशन क्या है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं सब लोग कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बट फास्फोरस 2 तरह का हैलाइड बनाता है, PCl3 एंड PCl5, लेकिन नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। क्या इसके कारण है, समझने की हम कोशिश करेंगे। हम सब ने पढ़ा है कि बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बॉन्डिंग के लिए? दे मस्ट बी अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। अगर हम फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15, इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और केवल वैलेंस शेल को देखें तो बॉक्स डायग्राम में वैलेंस शेल कुछ इस तरह से दिखेगा, 3s2
and 3p3. So valence shell has 5 electrons, 3 unpaired electron and 2 paired electron, 3p3. और इसलिए ये ग्राउंड स्टेट में 3 क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां देखो 3 क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन के साथ ये शेयरिंग करके क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा कर देगा और अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लेगा। देखो हो गया ना, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 + 3 5 और 3 यहां से हो गया पूरा। फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यस सर। और PCl3 बन जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि थर्ड ऑर्बिट में, ध्यान से सुनना, थर्ड ऑर्बिट में जब n = 3 होता है तो L का क्या वैल्यू होता है? 0 1 2, याद है ना? 0 correspond to s orbital, 1 correspond to p orbital and 2 correspond to d orbital। यानी कि थर्ड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल सभी होते हैं, यानी कि आगे 3d भी है भले ही खाली है। सुन रहे हो मेरी बात को? और इसलिए अगर हम फास्फोरस को एनर्जी दे दें, उसकी एक्साइटेशन कर दें, तो क्या होगा? ये 1s2, 2s2, 2p6 इन सब पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां देखो ये 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, अनपेयर हो सकता है क्योंकि आगे घर खाली है, ऑर्बिटल खाली है। एंड सो वी कैन हैव एक्साइटेड फास्फोरस, जिसको हम स्टार लगा के दिखा रहे हैं, एक्साइटेड फास्फोरस विथ 3s1, यहां देखेंगे 3s1, 3p3, 3s1, 3p3 एंड एक 3s से उठा के हमने 3d में रख दिया, 3d1। ये फास्फोरस के साथ पॉसिबल है, यानी कि फास्फोरस अपने वैलेंस सेल के सभी 5 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? ये 2 और ये 3, सभी 5 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा सकता है क्योंकि आगे वेकेंट d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। सो इन एक्साइटेड स्टेट फास्फोरस कैन हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमें मालूम है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और इसलिए बॉन्डिंग से पहले ये सभी का क्या होगा? अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं? तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन मिलेंगे? एक s, 3p और एक d, तो क्या मिलेगा? 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसीलिए देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3d। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये तो बात हो गई फास्फोरस की, देखते रहना पेशेंसली जरा 1 मिनट। ये तो बात हो गई फास्फोरस की। अब आ जाओ, बात करो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2 and 2p3 and 2p3, ये है नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, और इसलिए ये 3 बॉन्ड तो बना सकता है 3 क्लोरीन के साथ। और अगर ये 3 बॉन्ड बना ले 3 क्लोरीन के साथ इस तरह से, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी और क्लोरीन का भी, तो NCl3 तो बनेगा।
सेकेंड ऑर्बिट है, वैलेंस शेल सेकेंड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2, सो l इज इक्वल टू ओनली 0 and 1, s and p। आगे अब कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। क्योंकि आगे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आगे अनपेयर नहीं हो सकता, वैसे जैसे कि यहां पे हो गया। दिख रहा है क्या? अरे कुछ अंदर जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आगे खाली ऑर्बिटल नहीं है, और इसलिए 2s ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अनपेयरिंग नहीं हो सकता एक्साइटेड स्टेट में। इससे क्या पता चला कि नाइट्रोजन cannot have 5 unpaired electron in the valence shell, cannot form 5 bond, it can form only 3 bond। जो unpaired electron है वही तो bond बनाएगा। ये बात समझ में आई आप सबको? सो ड्यू टू, यहां लिख देते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbital in the valence shell, nitrogen cannot have more than 3 unpaired electrons। in the valence shell, more than 3 unpaired electrons। तो मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, और अगर मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 2 3, और ये दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, तो इसके वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। 5 अपना, 3 शेयर्ड। जबकि फास्फोरस के साथ क्या है? फास्फोरस कैन हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है क्लोरीन वाला, और अगर ऐसा हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम फास्फोरस कैन हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, अपने वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा सकता है, और इसलिए ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड भी बना सकता है। और अगर ऐसा कर लिया तो अब इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 5 अपना 5 शेयर कर लिया। इससे सीख क्या मिली है कि नाइट्रोजन कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट। नाइट्रोजन कैनॉट वायलेट ऑक्टेट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, जबकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको कि नाइट्रोजन नहीं वायलेट कर सकता ऑक्टेट। नाइट्रोजन कैन नॉट हैव 3 मोर देन 3 बॉन्ड, बट फास्फोरस कैन हैव 3 बॉन्ड, कैन हैव 5 बॉन्ड, कैन वायलेट ऑक्टेट, क्योंकि इसके आगे ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। सो फास्फोरस कैन हमेशा वायलेट ही करेगा, जरूरी नहीं है, PCl3 भी बनाता है जिसमें नहीं वायलेट हुआ, बट इसके पास एबिलिटी है। Phosphorus can violate octet due to presence of vacant d orbital, vacant d orbital
in the valence cell. सर थोड़ा नीचे लो ना। अगर ये आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया तो इसको मैं अब जनरलाइज करने जा रहा हूं। और थोड़ा सा। अब मैं इसको जनरल लॉ में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। यहां देखो, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन सा है? सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नोबल गैस को छोड़ दो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता। और इनके लिए हाईएस्ट एन क्या है? 2, तभी तो आया सेकेंड पीरियड। और हाईएस्ट एन 2 है, इसका मतलब हुआ कि इसके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। हैव नो डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर थर्ड पीरियड में आ जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे n की वैल्यू, n मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 3। सो हैज 3d ऑर्बिटल। और अगर इसमें है तो फोर्थ पीरियड वाले के पास भी होगा, फिफ्थ पीरियड वाले के पास भी होगा, सिक्स्थ पीरियड वाले के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। यानी कि सेकेंड पीरियड वाले और इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए केवल रिस्ट्रिक्शन है ऑक्टेट का। थर्ड एंड हायर पीरियड के एलिमेंट के लिए ऑक्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इवन मोर देन 8 because of presence of vacant d orbital. They can extend their valence cell. So what can be concluded? Elements of third and higher period can violate octet due to presence of vacant orbitals. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं वायलेट कर सकता, बाकी उसके हायर पीरियड के एलिमेंट सभी वायलेट कर सकते हैं ऑक्टेट रूल को। तो एक आधा और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीजन केवल बनाता है OF2, नॉट OF4 और OF6, but sulfur forms SF2, SF4, SF6, all are formed. How and why? एक बार फिर से देख लेते हैं तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 and 2p4, 1s2 2s2 2p4. नो डी ऑर्बिटल। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट के सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन इसके कर सकते हैं? 2।
बॉन्डिंग में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है ना बच्चे, तो इसके वैलेंस शेल में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6 इसके वैलेंस शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और का ये शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, बस कहानी खत्म। और इसलिए कैन फॉर्म ओनली 2 कोवैलेंट बॉन्ड, सही है ना, और इसलिए OF2 बन गया। लेकिन अब सल्फर की कहानी जरा देखो, इसी ग्रुप में है सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p4 3p4 3p4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी? 2। तो अभी ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। क्या बनाएगा? SF2। बोलो बनाएगा कि नहीं? और 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो शेयर कर लेगा। लेकिन आपको पता है कि आगे अभी 3d0 भी है ना, थर्ड ऑर्बिट में आ गए तो, और इसलिए इसका फर्स्ट एक्साइटेशन जब करेंगे तो देखो यहां से उठ के एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d ऑर्बिटल में, सुन रहे हो, क्योंकि आगे d ऑर्बिटल खाली है। तो एक्साइटेड स्टेट सल्फर का जब बनेगा ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p3 and 3d1। हमने क्या किया, यहां से एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा दिया, उठा के डी में रख दिया। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 4। और इसलिए ये क्या बनाएगा? SF4। और 4 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? इतना ही नहीं, इसको भी आगे भेजा जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी एक्साइटेड, इधर देखते हैं, अगर इसको और एनर्जी दें तो इसका सेकेंड एक्साइटेशन हो जाएगा, और इसको हम ऐसे डबल स्टार बना के दिखा सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 नॉन वैलेंस सेल, इनर ऑर्बिट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ वैलेंस सेल की बात है। अब रह जाएगा 3s में 1, 3p में 3 और 3d में आ जाएगा 2। थ्री एस 1 3p3 3d2। तो ये 3d ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सल्फर में, जिसके वजह से इसके वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो सकते हैं, और अगर हो गया तो अब ये 6 बॉन्ड बना लेगा। विल फॉर्म 6 कोवेलेंट बॉन्ड, और इसलिए इसका हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। और इन सब में ऑक्टेट, देखो इसमें ऑक्टेट वायलेट नहीं हुआ, इन सब में वायलेट हो गया, क्योंकि सल्फर कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आ गई सबको? तो ऐसे कई सब क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका आंसर एक ही होगा कि वाई ऑक्सीजन forms only difluoride, not tetrafluoride hexafluoride, but sulfur form all difluoride, tetrafluoride, hexafluoride। तो कहेंगे कि it is due to presence of vacant d orbital in sulfur
इट कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को एक्सपैंड करवा सकता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा सकता है डी ऑर्बिटल में भेज के, और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे अब जरा एक टर्म को देखेंगे, अक्सर वो टर्म से बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट में। हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट, वैलेंट कंपाउंड्स। अगर हम देखें PCl5, तो PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस शेल में अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई बता सकता है मुझे? जब हम कंपाउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो टोटल शेयर्ड अनशेयर्ड मिला के बोलते हैं। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों ने बॉन्ड बना लिए, पांचों ने बॉन्ड बना लिए, यानी सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन के साथ, तो 5 अपना और 5 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ फास्फोरस के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस 10 है या नहीं? 10, 5 बॉन्ड है ना, तो 10। यस सर। सल्फर, मान लो SF4 की बात करो, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए फ्लोरीन के साथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या जवाब है, जल्दी बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 10। 4 बॉन्ड से 8 हो जाएंगे और ये 2 हो गया 10। ऐसे ही अगर SF6 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 12, और 6 अपना 6 शेयर कर लिया, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसने ऑक्टेट वायलेट करवा रखा हो, वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चे? हाइपरवैलेंट। हाइपर हो गया, सुना आपने? यस सर। यस सर। तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए, जो ऑक्टेट को वायलेट करवा रखा हो। तो जरा डिफाइन करते हैं। कंपाउंड्स that have more than 8 electron, that have more than 8 electron in valence shell, that is have violated octet, are known as hypervalent compound। उनको हम hypervalent compound कहते हैं। समझ गया ना? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। लेकिन अब जरा दूसरा एक सेट देखो, याद करो हमने बोरन फ्लोराइड पढ़ा था। बोरन एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में है बच्चे, तो बोरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, एक शेयर कर लिया, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से 3 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा,
फ्लोरीन का तो ऑक्टेट हर जगह पूरा हो गया, लेकिन बात सेंट्रल एटम की है। बताओ इसमें सेंट्रल एटम बोरन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, जल्दी से बोलो। 6, और 3 अपना 3 शेयर किया है या नहीं? यस सर। हाँ सर। एक और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था बेरिलियम क्लोराइड का, जरा फिर से देखो। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में है जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हेलोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ तो क्या आंसर होगा? 4। ये वो कंपाउंड है जिसमें कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिसमें सेंट्रल एटम पे के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उनको हम कहते हैं हाइपोवैलेंट, और जिसमें ज़्यादा हो उसको कहते हैं हाइपरवैलेंट। समझा ना? इनको कहते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, समझ गए? यस सर। तो एक लाइन जरा हाइपोवैलेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। हाँ compounds that have less than 8 electron in the valence shell of central atom are known as hypovalent compounds। एग्जाम्पल आपके सामने है, हाइपोवैलेंट के एग्जाम्पल मैंने दिखाया। तो 2 बातें मैंने आपको अभी सिखाया। कब कौन ऑक्टेट वायलेट कर सकता है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट का क्या मीनिंग होता है। बिल्कुल क्लियर है? अब वापस वहीं चलो जहां से स्टार्ट किया था, PCl5। ये सब है बीच की कहानी जो हमने सुना। अब जरा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पे वापस चलो। PCl5 सेंट्रल एटम फॉस्फोरस जिस पे बने थे 5 बॉन्ड, 5 क्लोरीन के साथ, और हमने मालूम किया इलेक्ट्रॉन पेयर 5 hybridization sp3d and it correspond to भूल गया सब, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। फिर हमने क्या कहा था कि अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वही शेप हो जाता है। और PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस शेल के सभी 5 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, तो कोई लोन पेयर नहीं है, और इसलिए PCl5 का शेप क्या बोलेंगे बच्चे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसका शेप बनाएंगे कैसे? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इमेजिन करेंगे जिसके सेंटर पे होगा फास्फोरस और सभी वर्टिसेज पे होंगे क्लोरीन, प्लस इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से एक परपेंडिकुलर पास करेंगे और उस परपेंडिकुलर पे ऊपर और नीचे क्लोरीन होगा। यह है PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप।
जिसमें कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये 120 डिग्री पे है, तो इसको कहेंगे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सुनो, SP, SP2, SP3 इन तीनों में एक ही टाइप के बॉन्ड एंगल आए थे। SP में केवल 180 था ना। SP2 में सभी बॉन्ड एंगल सेम थे 120। SP3 में सभी बॉन्ड एंगल सेम थे 109। लेकिन इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल आ गए। अगर दो तरह के बॉन्ड एंगल आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पांच क्लोरीन एक जैसे नहीं है। समझ गए आप लोग? अब सुनो, ये जो ट्रायंगल के प्लेन में 3 क्लोरीन हैं उनको हम इक्वेटोरियल क्लोरीन कहते हैं। इक्वेटोरियल। और ये जो परपेंडिकुलर प्लेन में है इसे हम एक्सियल क्लोरीन कहते हैं। तो उसी तरह से बॉन्ड को भी हम डिफाइन करेंगे। ये वाले बॉन्ड को हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऐसा sp3 sp2 में नहीं था, क्योंकि सभी बॉन्ड एक जैसे थे। यहाँ पे सभी बॉन्ड एक जैसे नहीं है, और इसलिए sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। ट्रायंगल के प्लेन वाले बॉन्ड को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे और इसे हम एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। तो कहेंगे इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं एंड 2 एक्सियल बॉन्ड हैं। ये बात समझ में आ गया सबको? पक्का? यस सर। अब सुनो, अब सुनो जरा ध्यान से। अब थोड़ी एडवांस लेवल की बात मैं इसमें बता रहा हूं, थोड़ा बेहतर सिचुएशन समझने के लिए। बेसिकली sp3d, ध्यान से सुनना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे, जो यहाँ पे आया है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये प्योर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 एंड pd। इन दोनों को मिला दो तो sp3d बन जाएगा। सुनना ध्यान से। फास्फोरस के वैलेंस सेल में, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे। 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 1। आवाज नहीं? 3s1, 3p3 एंड 3d1। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है। पहले एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ मिलता है, सुन लो ध्यान से, और इससे मिलता है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपको मालूम है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगुलर प्लेनर शेप देता है या नहीं? अरे देता है। और ये एक p ऑर्बिटल एक d ऑर्बिटल के साथ मिलके 2 pd हाइब्रिड ऑर्बिटल देता है। ये जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ट्रायंगल बनाता है, सुन लो ध्यान से। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप देता है। यहाँ है फास्फोरस और इसके अराउंड ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिससे पहले तो 3 क्लोरीन बॉन्ड हो गया। अब जो ये p और d बचा, ये दोनों मिलके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा pd, जो कि एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 एंड pd का कॉम्बिनेशन है। ये सब क्यों बताया आपको? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए
कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए हैं? d ऑर्बिटल तो 5 होते हैं। कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए हैं? तो कहेंगे कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हुआ है, क्योंकि याद करो dz स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप ऐसा था अलोंग द जेड एक्सिस। कुछ याद आता है आपको? ऐसा था। और यहां पे P और D मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है जो कि अलोंग जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो कौन सा डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा? जो जेड एक्सिस पे है। और जेड एक्सिस पे कौन सा डी ऑर्बिटल है? डी जेड स्क्वायर। तो कहेंगे कि मैं अब आवाज आप लोगों का आवाज परमानेंट म्यूट कर दूंगा। सर आज की रिकॉर्डिंग डाल देना ग्रुप पे। ऋषिकेश माइक बंद करो अपना पहले। So in sp3 dehybridization, dz square orbital is involved. ये तो एक बात हो गई। अब फिर से आ जाओ PCl5 पे। इसका शेप अभी हमने ड्रॉ किया है, सबके सामने है। इसका शेप सबके सामने है। तो जल्दी से बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो सकता है? इसका डाइपोल मोमेंट क्या लगता है आपको? क्या होगा इसका डाइपोल मोमेंट? जल्दी बोलो। हे भगवान, ये अच्छी बात नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, सुनो, एक सेकंड के लिए मान लो ये नहीं है। एक सेकंड के लिए मान लो ये नहीं। अब बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट जल्दी से आइडिया दो मुझे, क्या होगा? सर जीरो होगा कि नहीं? यस सर। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर इक्वल एंगल पे हों तो आपको पता है कि PCl वेक्टर क्लोरीन के डायरेक्शन में होगा, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो जीरो होगा। तो ये ट्रायंगल के प्लेन वाले आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना बच्चे? यस और सर। अब फिर से वापस ले आओ एक्सियल बॉन्ड को। ये बताओ कि प्लेन वाले आपस में और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा? हाँ सर। यस सर। तो नेट क्या हो गया? जीरो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आपको कल ही दिखाया था, पोलरिटी से क्वेश्चन आया था और
कईयों ने कर भी दिया था, गौरव ने कर भी दिया था, नेहा ने भी कर दिया था, स्वाति ने भी कर दिया था। तो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए एक बार विजुअलाइजेशन हो जाए तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तो याद रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। समझ में आ जाए तो फटाफट पोलैरिटी तो हम तुरंत बता देंगे 1 सेकंड में। तो समझ में आया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कहानी सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब एक आयन लेते हैं, आवाज नहीं, एक आयन लेते हैं इसके जगह पे। एक आयन लो SF5+। देखते हैं जरा कुछ सीखा कि नहीं। ये आयन आ गया, इसका मुझे बॉन्डिंग डिस्क्राइब करना है। कैसे करना चाहिए इसको? S+4F+F+, ऐसे करके देख सकते हैं। किसी ने इसको ऐसे लिखा S+4F और S+5F, वो भी सही होगा। आपको कनेक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो नीचे वाले रास्ते से हम चलते हैं। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो S+ के वैलेंस सेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे एक निकालोगे तभी तो प्लस बनेगा। 5 हेलोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 7। 7 तो चाहिए कितना उसको? 1। 1 तो ये बताओ कि सभी फ्लोरीन एक एक शेयर कर लेगा कि नहीं? हाँ। तो EP कितना हो गया यहाँ पे? 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 5 अरे जल्दी बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चे? sp3d sp3d हुआ ना? sp3d। और कोई लोन पेयर बचा क्या सल्फर पे? no sir तो जब लोन पेयर बचा ही नहीं नहीं, तो फिर शेप क्या बनेगा इसका? वही जो PCl5 का था, है या नहीं? yes तो sir सल्फर के अराउंड एक ट्रायंगल इमेजिन करना है। इस तरह से 3 फ्लोरीन ट्रायंगल के प्लेन में, और बाकी ऊपर नीचे, और यहाँ पे ऐसे प्लस चार्ज दिखा देंगे। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। समझ गए सभी लोग? तो इस तरह से आज मैंने आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन सिखाया। कल मैं आपको sp3d2 और sp3d3 सिखाऊंगा। फिर जो इसमें मेजर चैलेंज है बच्चे, वो है उस कैटेगरी में जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे सीखते जाओगे तो बॉन्डिंग में आपके सामने दुनिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के साथ। सर रिकॉर्डिंग अच्छा चलो ठीक है, डाल देते हैं। सर रिकॉर्डिंग हाँ डाल देते हैं भाई।